नमस्कार। शीर्षक है महान क्रांतिकारी संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती। तो समझ आता है कि ये किसी उत्सव की तैयारी नहीं, बल्कि एक वैचारिक विस्फोट की तैयारी है। आपने विस्फोट शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सही कि जयंती का मतलब तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि उस विचारधारा को जिंदा करना है जिसने सदियों पहले सामाजिक व्यवस्था की नींव हिला दी थी। ये उत्सव से ज्यादा एक आंदोलन का आह्वान है। बिल्कुल, और शुरुआत ही इतनी जोरदार है। ये हमें सीधे उस मुद्दे पर ले आती है जहां रस्म और क्रांति के बीच का फर्क साफ हो जाता है। तो चलिए इस वैचारिक और समझते हैं कि ये विचार आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। जरूर। समाज की एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई से होती है। हाँ, और उसे समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जो बेहद सरल लेकिन बहुत गहरा है। हाँ। लिखा है, जैसे केले के पत्तों के अंदर पत्ते निकलते हैं, वैसे ही जातियों के अंदर जातियां निकलती हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। केले का पत्ता तो एक प्राकृतिक चीज है, पर जब इसे समाज पर लागू किया जाता है तो ये कितना अप्राकृतिक और विनाशकारी लगता है। क्या उस दौर में, मतलब 15वीं सदी में, इस तरह से समाज के बारे में बात करना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम नहीं था? यकीनन था। बिल्कुल था। बिल्कुल था। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक आरोप था। उस समय धर्म और समाज के जो ठेकेदार थे वो ये समझा रहे थे कि वर्ण व्यवस्था दैवीय है, प्राकृतिक है। अच्छा। और यहाँ गुरु रविदास कह रहे हैं कि ये विभाजन तो एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसमें इंसान छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जाता है और अंत में इंसानियत ही खत्म हो जाती है। वो कह रहे थे कि जिसे तुम व्यवस्था कह रहे हो वो असल में समाज को तोड़ने वाली एक बीमारी है। ये सीधे सीधे उस दैवीय विधान को चुनौती देना था। मतलब ये सिर्फ एक सामाजिक टिप्पणी नहीं थी, ये एक धार्मिक और राजनीतिक बयान भी था। और जब कोई इतनी बड़ी समस्या की पहचान करता है तो अगला सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। एक महान विचारक सिर्फ बीमारी बताकर नहीं रुकता, वो दवा भी देता है। और यहीं पर गुरु रविदास का वो विचार आता है जो सदियों से गूंज रहा है, लेकिन शायद हम उसके असली मतलब से दूर हो गए हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, बिल्कुल। ये कहावत तो हम सबने सुनी है। इसे समझाती है कि अगर नियत साफ है, मेहनत की रोटी खाते हो तो किसी पाखंड की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ पाखंड का विरोध था या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब छिपा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये सिर्फ पाखंड का विरोध नहीं था। ये असल में उस पूरी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को चुनौती थी जो कहती थी कि पवित्रता या मोक्ष का रास्ता कुछ खास रस्मों से, कुछ खास जगहों से, जैसे गंगा। हाँ, जैसे गंगा, और कुछ खास लोगों के हाथ में है, मतलब पुजारी वर्ग। गुरु रविदास कह रहे थे कि नहीं, पवित्रता और आध्यात्मिकता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी नीयत में है। तुम्हारी कटौती यानी तुम्हारे काम करने का बर्तन ही तुम्हारी गंगा है, अगर तुम्हारा मन साफ है। तो ये एक तरह से ये आध्यात्मिकता का लोकतंत्रीकरण था। उन्होंने पवित्रता को मंदिरों और नदियों से निकालकर एक आम इंसान के हाथ में दे दिया। वाह, आध्यात्मिकता का लोकतंत्रीकरण, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पेशे का हो, हाँ? वो अपने कर्मों से पवित्र हो सकता है। बिल्कुल। उसे किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ये तो उस समय की जाति आधारित व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। सीधा और बहुत शक्तिशाली प्रहार, क्योंकि अगर आपका काम और आपकी नीयत ही आपका धर्म है तो फिर जन के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता? कर्म ही असली धर्म है। सही बात है। ये विचार उस पूरी संरचना को ध्वस्त कर देता है जो कहती थी कि कुछ लोगों का काम पवित्र है और कुछ का अपवित्र। तो हमने देखा कि गुरु रविदास ने समाज की बीमारी को कैसे पकड़ा और फिर व्यक्ति के स्तर पर उसका एक दार्शनिक इलाज भी बताया। लेकिन क्या उन्होंने एक बेहतर समाज की कोई तस्वीर भी पेश की? एक ऐसा समाज कैसा दिखेगा जो इन विचारों पर चलता हो? हाँ, और ये उनके दर्शन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, मुझे लगता है। उनके सपने बेगमपुरा का जिक्र है। बेगमपुरा, बिना गम का शहर। बिल्कुल, एक ऐसा शहर जहां कोई दुख, कोई डर, कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को टैक्स न देना पड़े, जहां सब बराबर हों और कोई भूखा ना सोए। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है ना, किसी यूटोपिया की तरह, जैसे प्लेटो ने द रिपब्लिक की कल्पना की या थॉमस मोर ने यूटोपिया की। तो क्या बेगमपुरा भी एक ऐसी ही काल्पनिक दुनिया है या इसमें कुछ अलग है जो इसे भारतीय संदर्भ में खास बनाता है? यह एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, बेगमपुरा बाकी यूटोपियन कल्पनाओं से दो मामलों में बिल्कुल अलग है।
पहला, ज्यादातर यूटोपिया एक आदर्श राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। बेगमपुरा की बुनियाद में आध्यात्मिक और सामाजिक समानता है। बिना गम का शहर। हाँ, यहाँ सिर्फ भौतिक सुख नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति पर जोर है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है जाति। बेगमपुरा की सबसे बड़ी खासियत एक जाति मुक्त समाज की कल्पना है। अच्छा। यह एक ऐसी चीज है जो आपको प्लेटो या मोर की कल्पनाओं में नहीं मिलेगी। यह एक ऐसी समस्या का समाधान था जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाज के लिए अद्वितीय और विनाशकारी थी। तो यह सिर्फ एक काल्पनिक स्वर्ग नहीं बल्कि जातिवाद के जहर का एक ठोस जवाब था। समझ गई। तो ये एक सामाजिक राजनीतिक घोषणा पत्र भी है, सिर्फ एक आध्यात्मिक सपना नहीं। लेकिन कोई भी सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसे हकीकत में बदलने का कोई रास्ता न हो। कि इस बेगमपुरा तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हाँ, इतना शक्तिशाली बनाता है। ये सिर्फ दर्शन देकर नहीं छोड़ती बल्कि एक ठोस, एक एक्शन प्लान, एक रोड मैप देती है। अच्छा। इसमें 3 स्पष्ट कदम बताए गए हैं। और वो क्या है? पहला और सबसे जरूरी, शिक्षा। कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वो रोशनी है जो अज्ञान और अंधविश्वास के अंधेरे को खत्म करती है, जिस पर जातिवाद की पूरी इमारत टिकी है। शिक्षा सवाल करना सिखाती है। ठीक है, पहला कदम हुआ शिक्षा। दूसरा कदम है समाज को संगठित करना। देखिए, शिक्षा आपको व्यक्तिगत रूप से जगा सकती है, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए संगठित शक्ति की जरूरत होती है। जब जागरूक लोग एक साथ आते हैं तो वो एक ऐसी ताकत बनते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संगठन के बिना बिखरे हुए शिक्षित लोग भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा, फिर संगठन, और तीसरा कदम क्या है? तीसरा है जातिवाद के जहर को खत्म कर भाईचारा बढ़ाना। ये इन तीनों का सार है। अच्छा। शिक्षा और संगठन का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक ऐसा समाज बनाना जहां लोग जाति से नहीं, इंसानियत से जुड़े हों, जहां आपसी प्रेम और सम्मान हो। ये तीनों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के बिना संगठन दिशाहीन हो सकता है और भाईचारे के बिना संगठन एक भीड़ में बदल सकता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये लोगों को एक दिशा देती है कि अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो आपको इन 3 चीजों पर काम करना होगा। ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है। और आप देखिए कि ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, है ना? आज भी समाज की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान इन्हीं 3 स्तंभों में खोजा जाता है। क्वालिटी एजुकेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल हार्मनी। सही बात है। गुरु रविदास 15वीं सदी में ये खाका देकर गए थे। इसका अंत भी बहुत शक्तिशाली है। ये एक संकल्प के साथ खत्म होती है। हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे और एक स्वाभिमानी समाज का निर्माण करेंगे। और फिर एक नारा आता है, जय रविदास, जय भीम। इस नारे का यहाँ क्या महत्व है? ये 2 अलग-अलग समय के महापुरुषों को एक साथ कैसे जोड़ता है? ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं है। ये एक वैचारिक पुल है जो सदियों को जोड़ता है। यह इस बात की घोषणा है कि गुरु रविदास ने जिस सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई की मशाल जलाई थी, उसे 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़ाया। ये बताता है कि दोनों के संघर्ष का लक्ष्य एक ही था, बेगमपुरा का निर्माण, एक समतामूलक, स्वाभिमानी और न्यायपूर्ण समाज। स्वाभिमानी समाज शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। एक ऐसा समाज जो अपनी गरिमा को समझे, अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो और किसी की दया पर निर्भर ना रहे। तो ये नारा उस विरासत के हस्तांतरण का प्रतीक है। सिर्फ एक जयंती का संदेश नहीं है, ये हमें गुरु रविदास के दर्शन की गहराई में ले जाती है। समाज के विभाजन पर उनकी तीखी टिप्पणी, कर्म और नियत को धर्म का आधार बताना और बेगमपुरा जैसे एक आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करती बल्कि एक स्पष्ट कार्य योजना भी देती है। शिक्षा, संगठन और भाईचारा, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो अतीत का सम्मान करने के साथ साथ भविष्य के निर्माण का रास्ता भी दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये प्रेरणा है। और यहीं पर ये स्रोत हमारे लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब सदियों पुराने क्रांतिकारी विचार जैसे गुरु रविदास के और आधुनिक सामाजिक आंदोलन जैसे डॉक्टर अंबेडकर के एक साथ जुड़ते हैं, तो वो आज के समाज के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या अतीत की ये विरासत भविष्य के एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हमारा सबसे शक्तिशाली औजार हो सकती है?